हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मुझे प्लीज़ बता दीजिए आवाज़ आ रही है मेरी? एक मिनट मुझे चेक कर। ओके, गॉट इट। ओके, सो हेलो एवरीवन, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे सेशन है। ओके, सो म्यूट कर दिया मैंने। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? एक मिनट में शेयर कर देती हूँ एक बार इसे, ताकि बच्चे आ सके। एंड जो भी आ रहा है, लेट मी नो वेदर माई वॉइस इज़ ऑडिबल और नॉट। प्रॉपरली ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ? ओके, मयंक आ गया है। मयंक, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू यू? इट्स अ 2 hour लॉन्ग मैराथन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पोएम पोर्शन। सो एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज़ बिल्कुल आ रही है सबको? ऑडिबल है? क्या बात है, लिखते जाओ यार सबके सब, पता चलता जाए मुझे भी। ऑडिबल हूँ मैं? प्रॉपरली ऑडिबल? बिल्कुल क्लियर आवाज़? ओके मयंक। सो मयंक इज सेइंग यस। मुझे लगा आज भी कैंसिल होगी। नहीं नहीं, एक्चुअली उस दिन कोई इशू था मेरे इंटरनेट कनेक्शन के साथ। ओके, बहुत अच्छे से आ रही है। हेलो खुशी, हेलो, हाउ आर यू बच्चे? सो आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पोएम। सो कितनी पोएम है हमारे सिलेबस में? हेलो, गुड इवनिंग गुन्नू। कितनी पोएम है हमारे सिलेबस में? बताएगा कोई? कितनी पोएम है? बोलो बोलो बोलो, बताओ लाल बाल गोपाल, कितनी पोएम है? 4 to 5? यही नहीं पता। हाँ जी, ये क्वेश्चंस गारंटीड क्वेश्चंस हैं बच्चे, गारंटीड क्वेश्चंस। ओके, अरे अरे अरे, गारंटीड क्वेश्चंस हैं ये, आएंगे ही आएंगे पेपर में, ठीक है? ओके, शुरू करें क्या सेशन? शुरू कर दे सेशन। काफ़ी बच्चे आ गए हैं, आई थिंक सेशन शुरू कर देना चाहिए। मयंक, सब क्लियर है ना ऑडियो वीडियो? एक बार फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स क्रैक इट। चलो शुरू करते हैं। चलो, गुन्नू टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देना कोई आना चाहता है। So before I start, hello everyone, this is your educator Kriti Sharma. I am educator for CBSE class 12th. Right now I am one of the India's youngest educator. I am founder of channel Creative Learning. I am successfully running 3 YouTube channels. I am YouTuber with more than 1 lakh subscriber. I have taught over 1 million students, 7 million plus views on YouTube. I was honored by Chief Minister for securing 100% marks in CBSE class 10th, and I am currently pursuing my graduation, and I have 2+ year experience of टीचिंग। मैम इसके PDF कहाँ मिलेंगे बच्चे? यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, और यू कैन जॉइन द टेलीग्राम लिंक, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। देन ओनली आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द PDF। ओके, आगे शुरू करूँ? आगे स्टार्ट करें? ठीक है, अनअकैडमी प्लस के बारे में बता देती हूँ। प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज एंड लाइव टेस्ट। सो बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एवरीथिंग इज शैटर्ड हो गया है, कुछ हमें क्लेरिफिकेशंस नहीं है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो आई जस्ट वांट टू मेक दिस थिंग अवेयर कि आप इन केस इफ़ यू आर इन ट्रबल अबाउट योर स्टडीज़ एंड अबाउट योर एजुकेशन, तो अपने पढ़ाई को सफ़र मत होने दो, एंड मेक श्योर यार कि आप पढ़ाई को ज़्यादा सफ़र ना करके चीज़ों पे फोकस करो, शुरू करो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, जहाँ पे जब आपको फ्री में इतने अच्छे मटेरियल हैं, तो व्हेन इट कम्स टू सब्सक्रिप्शंस यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर गाइडेंस बाय द टॉप मेंटोर्स ऑफ इंडिया।
सो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है. सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्लान. सो सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो पोएम है माई मदर एट 66. सो इज़ देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट वाज देयर इन दिस पोएम? इस पोएम में क्या था? माई मदर एट 66, व्हाट द पोएम टेल्स अस अबाउट? किस बारे में थी? कोई मुझे बताएगा कि इस पोएम में क्या था? माई मदर एट 66, व्हाट वाज देयर इन द पोएम? या फास्ट? कांता दास, ओके. और क्या था बच्चे? ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज तो था. और विस्तस बच्चे मैंने कराया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा, अन अकेडमी पे ही है, वो भी कराएंगे. Fear of losing her mother. Yeah, the basic thing was it's a poem in which we'll see a beautiful relationship between a mother and a daughter, and how daughter is afraid to lose her mother. किस तरीके से एक daughter जो है she is so afraid, हाँ, feeling of separation from her mother, and she is so afraid इस वजह से just because she does not want to get separated from her mother, अपनी मम्मा से separate नहीं होना चाहती. So this is all that we have discussed in this poem. Okay, आगे बढ़ते हैं बच्चे. The question number 1, and this is a very important question from this chapter. The question number 1 says, what do the poet's parting words to her mother signify? कि जो poet के parting words थे, what was the poet parting mother? See you soon, Amma. You guys remember this? क्या बोलती है वो? parting words क्या होते हैं? See you soon, Amma were the parting words. तो कहते हैं कि वो words क्या signify करते हैं? So the poet parting words of assurance and her smile provide a stark contrast to the old familiar fear of childhood. ठीक है? Her words and smiles are a deliberate attempt to hide her real feelings. So at that particular point of time, she was smiling. She has smile on her face. And what's the reason? What's the reason? Because she does not want to show her pain to her mother. वो अपनी मम्मा को पेन नहीं दिखाना चाहती थी. इवन दो शी वॉज सो सैड, वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी बिकॉज वो अपनी फैमिलियर एक्स से थे, वो मिलने वाली थी. जस्ट बिकॉज वो जो फियर था कि कभी ना कभी उसकी मम्मा उससे दूर हो जाएगी, एंड वो अभी सामने आ रहा है बिकॉज शी वॉज नॉट श्योर कि शी वुड बी एबल टू मीट हर मदर अगेन और नॉट. बट समवेयर शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू हाइड ऑल ऑफ हर इमोशंस. एंड वाई शी डूइंग दैट? क्यों कर रही है वो ऐसा? बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू ट्रबल हर मदर. वो अपनी मम्मा को ट्रबल नहीं करना चाहती थी. दैट इज़ द रीज़न शी ट्राइड टू हाइड ऑल ऑफ हर इमोशंस. एंड वो अपने फेस पे क्या रखती है? एक स्माइल रखती है. ठीक है? सो जब भी बच्चे मैं पढ़ा रही होती हूँ, आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप लोग नीचे आंसर्स करते रहो, नीचे इंटरेक्शन रखो प्रॉपर. ओके, सो दैट वॉज द पॉइंट कि ऐसा लगता था कि जो उसकी मम्मा है वो क्या है, बुरा ना लगे. हेलो न्यूटन आइजक. ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पेन डज कमला दास फील इन माई मदर एट 66? कैसा पेन फील करती है? व्हाट काइंड ऑफ फेल कमला दास फील इन माई मदर एट 66? कैसा पेन होता है बच्चे? द पेन ऑफ लूजिंग हर मदर. ओके, सो द कमला दास मदर इज एन ओल्ड एंड पेल एंड हर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग. कैसी है हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है ना बच्चे. एंड इस वजह से द पोएट फील्स अ फैमिलियर पेन. एंड व्हाट्स द फैमिलियर पेन? फैमिलियर पेन ऑफ लूजिंग हर मदर. ठीक है? एंड शी हैज़ एन एक इनसाइड हर हार्ट दैट शी माइट नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन बिकॉज ऑफ हर डिटोरियोरेटिंग हेल्थ की वजह से उसे ऐसा लगता था कि शी माइट नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन, कि वो दोबारा से अपनी मम्मा को नहीं देख पाएगी. एंड व्हाट वाज द पेन ऑफ लूजिंग हर मदर. तो इस पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली पूछा जाता है, दैट इज़ अबाउट पेन. कि पेन क्या है, उसे अपनी मम्मा को खोने का डर क्यों है. सो ये सब चीज़ें, व्हाट्स द पेन इज़ ऑफ दैट शी डज नॉट वॉन्ट टू लूज हर मदर, दैट इज़ द पेन. क्वेश्चन थर्ड, व्हाई आर द यंगस्टर्स डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? इट्स नॉट स्प्रिंगिंग, इट्स स्प्रिंटिंग. जो यंगस्टर्स हैं उनको स्प्रिंटिंग क्यों बताया गया? कोई मुझे बताएगा इस चीज़ का आंसर? स्प्रिंटिंग क्यों बताया गया है? अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बताया हमें? एजुकेशन मिनिस्टर का कोई नोटिस आया अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशंस और थिंग्स लाइक दैट? कौन देख रहा था? मनीष ने सेशन देखा है. बच्चे कोई नोटिस दिया है मंत्री जी ने?
कब पेपर है? इज देयर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज साइड अबाउट योर एग्जाम्स? कोई चीज़ें बताइए एजुकेशन मिनिस्टर ने कि पेपर कब होने वाले हैं। चलो ठीक है बच्चे, जस्ट वेट। ओके मनीष, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अभी एकदम से तो नहीं बताएंगे, ऑब्वियसली ही विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, देन ही विल कम टू द कंक्लूजन। और ऐसा भी हो सकता है कि ना ही बताएं, तो जस्ट डोंट वरी, वेन एवर डेट शीट विल बी आउट यू विल गेट द नोटिस। ऐसा तो है नहीं कि आपको नोटिस नहीं मिलेगा, सो इट्स बेटर नॉट टू फोकस देयर। हाँ अभी तो ऐसे ही चलेगा, तब तक के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, एंड जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा दैन अकेडमी टीम इटसेल्फ वो सब आपको बता देंगे, ठीक है। चलो सो बच्चे बताओ, वाई द यंगस्टर्स डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग क्यों बताया गया यंगस्टर्स को? कोई बताएगा मुझे? हाँ, बिकॉज ऑफ द एंथुसियाज्म दैट दे वर हैविंग, दे वर फुल ऑफ एंथुसियाज्म। कैसे थे वो? फुल ऑफ लाइफ थे, they were very vigorous, they were full of life, they were energetic. But when it comes to the mother, she was pale, she was yellow, she was not that active. कैसी थी? she was not active. And जो ये springing youngsters हैं, they are the symbolic of beginning of life, and they are symbolizing the life, कि how the life is different दोनों लोगों के लिए, उसकी ममा के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी, ठीक है। इट हैपन्स बच्चे की नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉपिक्स, बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि डेट शीट तो आएगा ही आएगा, और जब भी डेट शीट आएगा डेट शीट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि डेट शीट नहीं आएगा, तो डेट शीट आएगा भी और आप लोग को मिल भी जाएगा। सो इतना ही बोलूँगी कि बच्चे आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट कि आप एक ही चीज़ों को फोकस करते रहो। डेट शीट आना है उसकी कोई बात नहीं है, ज़रूर आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइल्डहुड फियर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट वाज द कमला दास चाइल्डहुड फियर? क्या फियर था कमला दास का चाइल्डहुड फियर? दैट शी वुड लूज हर मदर, वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर फॉर एवर, ठीक है। डेथ एंड डिके ऑफ हर मदर, सेम थिंग है, ये बार बार एक ही चीज़ के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखते रहना, ठीक है। और जब भी तुम्हारी डेट शीट आएगी यार, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को बता दूँ, अभी टेंशन मत लो। सो बाकी तो पता चल ही जाएगा, जब चीज़ें होती हैं तो पता चली जाती हैं, एकदम से वायरल हो जाती हैं। What familiar ache and childhood fear did Kamala Das feel? कैसा familiar ache और childhood fear है? The questions are same, but the way the examiner have asked the questions are different. जिस तरीके से पूछा गया है वो different है। जैसे कि since her childhood, Kamala Das always feared that she would lose her mother or separated from her. Now that mother is old and frail मतलब कमज़ोर, and her health is deteriorating, खराब हो रही है, the family ache resurfaces that she might not be able to see her mother again. So every time the question is same, the answer is also same, but examiner just have molded the questions. उनको घुमा दिया है, घुमा फिरा के पूछा गया है, क्योंकि हर ईयर सेम क्वेश्चंस तो देंगे ही नहीं। नमस्ते बच्चे, हर ईयर तो दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट इज़ द रीज़न उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस किया है। सो कमला दास क्या है, always feared that she would lose her mother or separated from her, and now that her mother is old and frail and her health is deteriorating, the familiar ache resurfaces that she might not be able to see her mother again. और यही हो रहा है कि that she might not be able to see her mother again, अपनी मम्मा को दोबारा से वो नहीं देख पाएगी, ठीक है। Okay, very good. What were the poet's feeling as she drove to Kochi airport? जब वो कोची एयरपोर्ट जा रही होती है तो उसकी कैसी फीलिंग्स होती हैं बच्चे, कोई मुझे बताएगा? What were the poet's feeling as she drove to Kochi airport? कोई बताएगा कि कैसी फीलिंग हो रही होती है? याद है कि उसकी जो मम्मा है, she saw her mother who was sitting behind the car, और उस कार में वो क्या देखती है? she saw her mother dozing open mouthed in the car. ओपन माउथ होती हैं, लिख लिया करो ये सब चीज़ें। ओपन माउथ थी
and she was disturbed that she felt her mother looked old, and she started feeling very sad. Why? After seeing her mother growing old and withered, and her childhood fear started to haunt the poet, and जो भी उसके childhood fear थे they again started haunt her, उसे दोबारा से haunt करना शुरू कर दिया था. ओके बच्चे. निखिल बच्चे, आई एम टीचिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पोएम क्लास 12th, सारे के सारे जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, एंड इसी से काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. ठीक है. शी फियर्ड इफ़ हर मदर वुड स्टिल बी अलाइव ऑन हर रिटर्न, और उसे इस बात का भी डर लगता है कि जब वो अपनी दोबारा से वापस आएगी तो क्या उसकी मम्मी उस समय तक होगी भी या नहीं, दिस बिकॉज ऑफ द बैड हेल्थ. बच्चे टाइम, हाउ टाइम हैज फ्लोन सो फास्ट, कितने जल्दी जो टाइम है वो गुजर गया. ठीक है. क्वेश्चन 6 आ गया. What are the young trees described as sprinting? What are the young trees described as sprinting? दिल्ली में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में कि young trees को sprinting क्यों बोला गया है. Young trees is described as sprinting. एक बच्चे ने अभी भी क्वेश्चन पूछा था, क्यों बोला गया है? बोलो. Contrast with life. The young trees are sprinting, that is rushing past. Sorry. Rushing past मतलब बच्चे पीछे की तरफ जाना. तो young trees are sprinting, that is rushing past the poet as she is traveling in a very far moving car. हाँ ठीक है. तो young trees are sprinting, that is rushing past the poet as she is traveling in a very fast moving car. बहुत तेज चलने वाली कार में वो जा रही है. And while she was traveling, जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रही होती है एक व्हीकल में, so the objects outside appear to be rushing past in the opposite direction. तो बच्चे whenever you travel, जब आप ट्रैवल करते हो ना, let's say this is my car, this is trees, these are trees let's say, and ये मेरी कार है. तो जब मैं आगे की तरफ जाऊंगी तो मुझे ऑब्वियसली ये किस तरफ दिखेंगे, ट्रीज जो है वो किधर मूव होते हुए दिखेंगे, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सी इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, तो ऑल द ट्रीज कैसे दिखेंगे, एज दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसा ही होता है. हाँ जी, जुकाम हो गया बच्चे मुझे. ठीक है. सो व्हाइल ट्रैवलिंग इन द स्पीडिंग व्हीकल द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड अपीयर्स टू बी रशिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. ऐसा लग रहा था. saw Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, boards postponed, date sheet to be announced before 15th Jan. क्या डेट शीट पोस्टपोन हो गई है, मतलब डेट्स पोस्टपोन कर रहे हैं? यू श्योर अबाउट दिस दक्ष? पक्का है ये? चलो फेब में तो बच्चे नहीं होंगे ना. क्या कहते हैं, फेब में तो वैसे भी पेपर नहीं होंगे. फेब में तो कभी भी नहीं होते हैं पेपर, तो हमेशा मार्च में होते हैं. सो फेब का तो कोई वैसे भी सीन था ही नहीं बच्चे. फेब्रुअरी में तो वैसे भी नहीं होते हैं. जो मोस्टली जो एग्ज़ाम होता है बच्चा वो आपका होता है मार्च के टाइम में ही. फेब में तो ये है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो जैन में हुआ करते थे, तो फेब में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स होते थे, एंड मोस्ट ऑफ द जो पेपर होते थे वो आपके मार्च में होते थे. सो आई डोंट थिंक सो कि पोस्टपोन होगा, बट लेट से अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है तो मे बी हो सकता है. बट मेरे हिसाब से तो मार्च में पेपर होते हैं, फेब में तो कभी भी नहीं होते. फेब के एंड से स्टार्ट हो जाते हैं, ये आप बोल सकते हो. वो भी लास्ट ईयर हुआ था कि फेब के टाइम पे स्टार्ट हो गए थे. प्री बोर्ड्स तो बच्चे सी, जो प्री बोर्ड्स है वो तो स्कूल कंडक्ट कराता है, और इस बार तो तुम्हें पता है कि कोई स्कूल का कोई सीन है नहीं, तो इस बार तो ऐसा कोई इशू है नहीं. प्री बोर्ड्स तो हो नहीं रहे हैं.
ओके संचित, चलो। तो क्या है स्प्रिंटिंग ट्री, स्प्रिंटिंग वर्ड क्या सिग्निफाई करता है? स्प्रिंटिंग ट्रीज क्या सिग्निफाई करता है बताओ? अभी बताया मैंने, रशिंग पास्ट यानी कि मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। While traveling, speeding vehicle, the objects outside appear to be rushing in the opposite directions. ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ दूसरी डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड दीज आर द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द पॉजिटिव ओल्ड लेडी सिटिंग इनसाइड द कार। ओके, बच्चे एज और टाइम सेम हो गया ना, जैसे जल्दी जल्दी टाइम निकला यानी वो कितने जल्दी बूढ़ी हो गई है, यही बताना चाह रही थी मैं आपको भी। हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ अर एजिंग मदर? कैसे जो कमला दास है वो अपने सारे थॉट्स, जो उसकी मम्मी जो बूढ़ी हो रही थी, उस सारे थॉट्स को कैसे दूर करती है? हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ अर एजिंग मदर? अपनी मम्मी, जो उसकी मम्मी की एज बढ़ रही थी, वो सारे थॉट्स को कैसे दूर करती है? कोई बताएगा मुझे? What she do in order to distract herself? We have already discussed this, कि कैसे वो अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम करती है। Yes, she started looking outside the window. Outside the window, and when she looked outside, she notices two things. दो चीज़ें वो नोटिस करती हैं। पहला तो यंग ट्रीज देखती है, यंग ट्रीज रनिंग पास्ट यानी कि मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, एंड दूसरा चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले। दूसरा बच्चों को देखती है जो अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकल रहे होते हैं। सो बेसिकली हाउ शी डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, how she distracted herself, she started looking outside the window. Yes, and when she started looking outside the window, होता क्या है? She notices different things. First, she saw the young trees running past in the direction, running past her, यानी कि moving in the opposite directions कह सकते हो. And then second thing, she saw Merry Christmas children speeding out of their homes. अपने घर से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए, ठीक है। एंड बोथ द थिंग्स वर अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द मदर। आगे समझ में क्लियर है? Why has the poet's mother been compared to the late winter's moon? लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया पोएट की मदर को? Why the poet mother has been compared to the late winter's moon? late winter's moon क्या होता है बच्चा? कोई मुझे बताएगा? आइजैक न्यूटन, शाबाश बच्चे। late winter's moon क्या होता है? late winter's moon. So the winter season is a traditional symbol of death. जो तो जब भी ठंड का सीजन होता है, it's a traditional symbol of death and moon, especially if it is pale. So it enhances the image of decay. So क्या enhance कर रहा था वो? सिंबल ऑफ डेथ था, स्पेशली जब कोई भी मून पेल होता है तो वो इनहेंस करता है इमेज ऑफ डीके, ठीक है। सो द पोएट पेल एंड कलरलेस फेस दैट हैज बिकम रादर wrinkled ड्यू टू ओल्ड एज gives her a look that the poet compares with late winter's moon. Just because her mother face was pale and yellow, बहुत ज़्यादा pale yellow था, she was dull. कैसी डल थी? सेम एज द लेट विंटर्स मून। जैसे ही लेट विंटर्स मून में क्या हो जाता है? लेट विंटर्स बोले तो ठंडियों के टाइम पे जो मून होता है ना, वो डल और पेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद पोएट्स मदर एज वेल। जो उसकी शक्ल है दैट इज पेल, येलो एंड डल, सेम एज द विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, जो कि कैसा हो जाता है? पेल एंड येलो हो जाता है बिकॉज ऑफ द मिस्ट एंड फॉग, ठीक है। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now you have to read the extract given below and answer the questions that follow. And felt that old familiar ache my childhood fear, but still I said was see you soon, Amma.
All I did was smile, smile and smile. So this is the last passage. ये last कुछ lines है आपकी, last few lines of your poem My Mother at 66. और बोलती क्या है? What was the childhood fear that now troubled the poet? What was the childhood fear? Again, this question is repeating again and again. The childhood fear is the fear of losing her mother. That was the fear. Next question है, why do the poet's parting words suggest? क्या suggest करते हैं poet के parting words? Poet के parting words क्या suggest करते हैं? The poet parting words reveal her fear. एक तरफ से तो क्या है? She will see her mother soon, but एक तरफ से तो she is saying कि see you soon अम्मा, मैं आपको जल्दी मिलूंगी, बट एक तरफ से she is anxious, बहुत ज़्यादा excited और anxious है, उत्सुक है जानने के लिए, परेशान है अपनी मम्मी की बुरी हालत को लेकर के, बिकॉज ऑफ हर मदर deteriorating health, and that is the reason क्या सोच रही है वो? फियर कि दैट शी माइट नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन, कि वो दोबारा अपनी मम्मा को नहीं देख पाएगी. सो दैट इज द रीजन बोला गया है कि जो पोएट के जो पार्टिंग वर्ड्स है जहाँ पे वो कहती है ओके सी यू सून अम्मा, वो क्या रिवील कर रहे हैं बच्चे? वो हमें फियर रिवील कर रहे हैं. ओके अब लास्ट है, व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल? पोएट क्यों स्माइल करती है? बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट हर मदर टू फील बैड अबाउट इट. शी वॉन्ट टू बिड अ फेयरवेल टू हर मदर. कैसा फेयरवेल? फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय. शी वॉन्ट टू हाइड ऑल ऑफ हर फीलिंग्स एंड इमोशंस. जो भी उसके फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनको क्या करने की कोशिश कर रही है? हाइड करने की कोशिश कर रही है. गॉट इट? ओके बच्चों, सो अभी अभी मुझे नोटिस आ गया है कि जो एग्ज़ाम्स है वो जैन और फेब में नहीं हैं और अब वो पोस्टपोन हो चुके हैं. ठीक है, सो जैन और फेब में नहीं है, पोस्टपोन हो गए हैं. बट कब के लिए पोस्टपोन हुए हैं वो आई कैन नॉट से एनीथिंग कि कब तक के लिए पोस्टपोन किए गए हैं. बट एजुकेशन मिनिस्टर विल डेफिनेटली कम लाइव अगेन बिफोर 15th of January. यू विल बी एबल टू नो अबाउट योर डेट शीट एंड एवरीथिंग. तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्दी आपको एजुकेशन मिनिस्टर बता देंगे कि आपकी जो डेट शीट है वो कब आने वाली है. मैंने भी अभी देखा था, तो इतना बोल दिया गया बच्चे, कब होंगे ये नहीं बताया, इतना बताया गया है कि जैन और फेब में नहीं हो रहे. यानी कि नाउ यू हैव 2 months टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस. 2 महीने हैं, जैन और फेब में तो नहीं हो रहे हैं. गॉट इट? जैन और फेब में नहीं हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स पॉसिबल कि वो कैसे हो जाए, मार्च में हो जाए. क्योंकि अगर मार्च में भी नहीं हो रहे होते तो वो क्लियर बता दिया जाता ना कि नहीं मार्च में भी नहीं कर सकते. सो क्योंकि बताया नहीं गया है तो इसीलिए मार्च में हो सकते हैं. और मेरे को जहाँ तक लगता है कि 80% चांसेस है कि मार्च में बोर्ड एग्जाम्स आपके कंडक्ट हो जाएंगे. सो इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेना है. और अभी जैन और फेब अभी आपको टाइम मिल गया 2 महीने का, और इट्स लाइक वरदान की तरह है. तो पढ़ाई वढ़ाई कर लेना जो भी टाइम पास कर रहे थे अभी तक. ओके चलो नेक्स्ट पोएम करते हैं, दैट इज एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम. सो नाउ टेल मी व्हाट्स देयर इन दिस पोएम. क्या है, व्हाट्स द थीम ऑफ दिस पोएम? क्या थीम है कि एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम? दी मैंने स्टोरी डाली थी, दक्ष ने स्टोरी डाली थी एंड इसने मुझे मेंशन किया था इंस्टाग्राम पे, तो आई गेट टू नो अबाउट दिस. एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में क्या है बच्चे, बताएगा कोई मुझे? इस चैप्टर में क्या है? एनीवन? बताओ बताओ क्या होता है इस पोएम में?
स्कूल्स जो स्लम में है, वेरी गुड. एंड हाउ द स्कूल्स इन स्लम एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम स्कूल इन सिटी एरियाज. एंड हाँ, एंड उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब है. एंड देयर फ्यूचर इज़ डल. वेरी गुड, वेरी गुड आइजैक न्यूटन, वेरी गुड. माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं वर्सेस पावरफुल सोसाइटी, वेरी गुड मयंक. एंड पोएट इज़ वेरी सैड. फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, दैट्स नाइस, वेरी गुड. और क्या लिख सकते हो? वेरी लिटिल फैसिलिटी, या प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्लम चिल्ड्रन. सोर क्रीमी वॉल्स, वेरी गुड. और क्या है? दक्ष कल ही पेपर दे के आए बच्चे. हाउ वाज योर पेपर देन? कैसा था तुम्हारा पेपर? स्कूल वर्क्स ऑन डोनेशंस, यस. जो सारा का सारा स्कूल है वो डोनेशन पे चल रहा है. लोग डोनेशन देते हैं एंड उसी वजह से जो स्कूल है वो सारा का सारा डोनेशन इकट्ठा करके, ओके ओके, उसी डोनेशन को इकट्ठा करके स्कूल चल रही है. ठीक है, शुरू करें. और क्या है इस चैप्टर में, और क्या है इस पोएम में? बताओ यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. वर्ड मैप, और बताओ बताओ, बोलो. शेक्सपियर को ईविल बोला गया है. चलो शुरू करते हैं. सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो एक्सट्रैक्ट है, आपको वो पढ़ना है और आंसर करना है. ऑन द सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेलेड फ्लारी टायरोसील वैली ओपन हैंडेड मैप. सो आपको क्या है? अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड. सो नेम द पोएम. कौन सी पोएम है ये? वेरी गुड दक्ष, शाबाश. सो दक्ष इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज थिंग्स. काफ़ी अच्छे से उसने प्रिपरेशंस करी हैं. बताओ मुझे, व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएम? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लाम. सो व्हाट आर द डोनेशंस ऑन द वॉल? वॉल पे क्या क्या डोनेशंस है? व्हाट आर द डोनेशंस ऑन द वॉल? बताओ. तुम्हें बताया हुआ भी है बच्ची के, देखो. सो डोनेशंस क्या है? पेंटेड विद द हेल्प ऑफ डोनेशंस. डोनेशन से भरी पड़ी हैं और उस डोनेशंस में क्या है? क्लाउडलेस स्काई है, वर्ड मैप है, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर है, एंड देन टायरोसील वैली है एक जगह पे फ्लावर्स हैं. बट दैट वर्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दियर वर्ड. उनके वर्ड से ये वर्ड टोटली डिफरेंट है. वाई डज द मैप अवॉर्ड टू द वर्ड? व्हाट डज द मैप अवॉर्ड द वर्ड? क्या बताता है मैप? द मैप अवॉर्ड्स द वर्ड विद ब्यूटिफुल बाउंटीज क्रिएटेड बाय गॉड. जो गॉड ने जो भी ब्यूटिफुल बाउंटीज क्रिएट किए उसके बारे में बता रहा है. The poet mentions Tyrosil Valley because of its natural beauty, which the slum children are deprived of. So जो poet है वो अपनी टायरोसिल वैली के बारे में क्या बताता है? टायरोसिल वैली के बारे में बताता है because of its natural beauty. And poet ने टायरोसिल वैली को क्यों mention किया है? Because of the beauty. लिखा हुआ है ना कि why does the poet mention टायरोसिल वैली? क्यों mention किया गया है बच्चे? The poet has mentioned these valley because of the beautiful nature, and the children are deprived of this thing. Got it? Got it? समझ आ गया सबको? बढ़ जाऊं आगे? हाँ, वेरी गुड भानु, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
हाउ डज द मैप ऑन द वॉल टेम्प्ट द स्लम चिल्ड्रन, किस तरीके से जो मैप है वॉल में वो स्लम चिल्ड्रन को टेम्प्ट करते हैं. हाउ डज द मैप ऑन द वॉल टेम्प्ट द स्लम चिल्ड्रन. द मैप ऑन द वॉल शो ब्यूटिफुल रिवर्स, कैसे स्लम चिल्ड्रन को टेम्प्ट करते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ वेरी बैड प्लेस, स्टिंकिंग प्लेस है, सोर क्रीम, डल वॉल्स हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है. सो जो भी चीज़ें, जो भी डोनेशंस हैं, जो वॉल्स पे ब्यूटीफुल चीज़ें लगी हुई हैं, वो कैसे स्लम चिल्ड्रन को टेम्प्ट करती हैं. सो द मैप ऑन द वॉल शोज ब्यूटीफुल रिवर्स, वो क्या दिखा रहे हैं, ब्यूटीफुल रिवर्स दिखाते हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं. Whereas the world of slum children only consists of dim lanes covered with lead sky. एक लेट स्काई और डिम लेन्स है और वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं. लेकिन जो मैप है, जो वर्ड मैप है, वो क्या क्या दिखाता है, इट शोज ब्यूटीफुल रिवर्स, माउंटेन्स एंड वैलीज. बट इन रियलिटी द चिल्ड्रन जो हैं दे आर स्लम्स. लेकिन जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, परेशान हैं. And why? Because of the dim lanes, and these lanes are covered with lead sky, and the beautiful word of the map is known to them. So the map just tempt them without giving an opportunity to live in the real world. So वो यही बता रहा है कि जो मैप है वो क्या देता है उनको, जो मैप है वो क्या दे रहा है उनको, वो केवल उनको टेम्प्ट कर रहा है अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड. बट ऐसा कुछ होएगा नहीं. क्यों नहीं होएगा, मयंक ने लिखा हुआ है, भानु राठौर. द वर्ल्ड मैप इज नॉट द मैप ऑफ दीज चिल्ड्रंस. यस, द वर्ड दैट हैज बीन शोन मैप में वो टोटली डिफरेंट था, जो कि रियल मैप था. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज शेक्सपियर विकेड एंड मैप अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल इन अस्लाम. सो कैसे जो शेक्सपियर को बोला गया है कि शेक्सपियर विक्ड है एंड द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, और मैप को बैड एग्जाम्पल क्यों बताया गया है, इसके बारे में लिखना है. तो शेक्सपियर इज विकेड एंड मैप इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल इन अस्लाम बिकॉज they can never reach that level of education, because in slum areas there is no education, and according to the poet the slum children can never get that level of education कि वो क्या कर सके to understand the works of Shakespeare. So works of Shakespeare are considered really tough. Okay, and some children क्या हैं, they will not be able to understand the works of Shakespeare. And why? Because they are not getting that level of education, and their dirty filthy slums has no place in the map of beautiful world. And when it comes to the slum areas, जो filthy है, filthy मतलब बुरा, गंदा, dirty slum है, उसका मैप में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है. ठीक है. So Shakespeare is wicked and map is a bad example because the children in slum area do not get that level of education to understand the works of Shakespeare. और जो dirty and filthy slums है, ये सब चीज़ें क्या हैं, there is no place in the map of the beautiful world. बता दो राठौर और मयंक कहाँ गए बच्चे. ठीक है, बता दो. किधर गए बच्चे, सो गए सब. वेरी गुड. यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. क्वेश्चन 4 है, अगेन एक एक्सट्रैक्ट है, इसको हम पढ़ते हैं फिर से. break open to break the town and shows the children to green fields and make their world run azure on gold sands. So name the poem at the poet. क्या है name of the poem and poet? The name of the poem is An Elementary School Classroom in Islam. And what's the name of the poet? किसने लिखी है ये poem?
देखती हूँ किसको पता है, किसने लिखी है पोएम। So, who are the children referred in these lines? Who are the children referred in these lines? किन बच्चों के बारे में हम इस लाइन्स में बात कर रहे हैं? Who are the children referred in these lines? बताएगा कोई? स्टीफन नहीं। चिल्ड्रन कौन है? द स्लम चिल्ड्रन आर बीइंग रेफर्ड इन दिस लाइन। कैसे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट स्लम चिल्ड्रन, जो बच्चे स्लम में हैं। What does the poet want for the children? वो बच्चों के लिए क्या चाहता है पोएट? द पोएट वॉन्ट्स एक्सपोजर टू द वर्ड ऑफ फ्रीडम। सो द पोएट वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू बी फ्री। क्या चाहता है? कि वो बच्चे क्या हो जाए? फ्री हो जाए। एंड ही वॉन्ट्स चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। वो चाहता है कि वो पढ़े लिखे हों। एन एजुकेशन फॉर द स्लम चिल्ड्रन, दैट इज व्हाट द पोएट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल। वो क्या चाहता है? केवल he wants exposure, he want the children of the slum to be free, and उनको क्या मिल जाए बच्चे? एजुकेशन मिल जाए। ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, what is the poet's attitude towards these children? पोएट का क्या एटीट्यूड था इन बच्चों के बीच में? इन बच्चों के लिए what was the poet's attitude? The poet is concerned about the future of these children. पोएट का कैसा एटीट्यूड है? टास्क बार को क्या नहीं करते? पता नहीं बच्चे किधर से करते हैं। एक मिनट, आप मुझे ऐसे करने दो। आई थिंक अब होगा। अब सही है? किधर गया दक्ष? बच्चे अब सही है? अब हो गया शायद, है ना दक्ष? हो गया? शाबाश। चलो, पोएट को किस चीज का टेंशन है? द पोएट इज कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड ही हैज सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। उनके लिए उसको सिंपैथेटिक एटीट्यूड है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चे, दोबारा से स्टेंजा क्या लिखा है कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग है। His eyes live in a dream of squirrel game in the tree room other than this. So एक हमने याद किया था, एक चीज हमने याद की थी। याद है कि हमने देखा था कि एक अननोटिस्ड बॉय है जो स्लम उस क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा है एंड वो क्या कर रहा है? वो पढ़ नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है? वो पढ़ नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है? बल्कि पढ़ने के बजाय वो किस चीजों पे फोकस कर रहा है? पढ़ने के बजाय वो क्या करता है? बाहर देख रहा होता है। वो क्या कर रहा है? स्क्विरल को नोटिस कर रहा है। हाँ, ही इज ड्रीमिंग अबाउट गेम्स एंड एवरीथिंग। सो देखो, व्हाई इज द क्लास डिम? पहला क्वेश्चन है, तुम मुझे बताओ। पैरा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। नाउ टेल मी कि क्लासरूम डिम क्यों है? व्हाई द क्लासरूम इज डिम? लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं कि क्लास डिम क्यों है। कोई बताएगा मुझे? देखती हूँ मैं। तुम्हें पैसेज आगे लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। पैसेज आ जाएगा और आपको बोलेगा क्वेश्चंस लिखो। तो क्लासरूम डिम क्यों है? बिकॉज ऑफ द सोर क्रीम वॉल्स, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर लाइटिंग। वेरी गुड दक्ष। केवल दक्ष ने आंसर करना है क्लास में। सोर क्रीम वॉल्स, ओके आइजैक न्यूटन। और बताओ क्यों डिम है बच्चे? वो लाइट नहीं है एंड वाइब्स आर ऑल्सो नेगेटिव। सो सी द क्लास इज डिम बिकॉज इट इज पुअरली लिट। क्यों है वो पुअरली लिट है? वहां पे उजाला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द यंग चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? ये बच्चे हैं, जो स्लम के बच्चे हैं, इनको दूसरे बच्चों से डिफरेंट क्यों माना गया है? वाई द चिल्ड्रन आर कंसिडर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इनको दूसरे बच्चों से डिफरेंट क्यों माना गया है? बताएगा कोई मुझे कि वाई दीज चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर? क्यों है ये दूसरे बच्चों से डिफरेंट? बताओ। They are unable to persuade their hobbies.
malnutrition. देखो, the young children is different from others because his eyes sparkle with dreams about their future. Because उनकी जो eyes हैं वो क्या है, sparkle हैं, वो कुछ करना चाहते हैं. ड्रीम्स अबाउट दियर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के बारे में बातें सोचते रहते. दूसरा वो माल न्यूट्रिशन है, वो तो अलग फैक्टर है. सो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, किसके बारे में बात करें, हु इज ही, कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज ही डूइंग, मतलब ही किसके बारे में बोला जा रहा है कि वो क्या कर रहा है. हु इज ही इन दिस स्टेंजा, शाबाश. ही कौन है स्टेंजा में, देखो जरा कितना ध्यान दे रहे हो तुम क्लास में. हु इज ही इन दिस स्टेंजा, शाबाश. ही कौन है बच्चे, अननोटिस्ड यंग बॉय. यस, तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, वो बच्चा जो लास्ट बेंच में बैठा हुआ है वो कर क्या रहा है. वो बच्चा क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू लिव हिज ड्रीम्स इन अ frolic and हैप्पी प्लेस विच इज stark contrast to the dingy classroom. यानी कि क्लासरूम वॉज टोटली डिंजी, कुछ भी वहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं था, बट वो बच्चा क्या करना चाहता है, ही इज़ बिन ड्रीमिंग अबाउट हिज लाइफ. बाहर खुशियाँ देख रहा था, वो स्क्विरल को नोटिस कर रहा था. ठीक है, सो यहाँ पे देखो लास्ट है कि व्हाट इज़ अ ट्री रूम. रूम क्या है, द रूम रेफर्स टू हॉलो इन अ ट्री. ट्री रूम मतलब द रूम रेफर्स टू द हॉलो इन अ ट्री वेयर अ स्क्विरल टेक शेल्टर. ट्री रूम मतलब का एक ट्री में ना एक ऐसा पेड़ होता है, देखो ये सपोज पेड़ है, तो यहाँ पे क्या होता है, होल होता है ट्री में ऐसे. यहाँ पे क्या होता है, चीजें रह रही होती हैं, होता है नहीं होता, एक ट्री होता है उसमें चीजें हो रही होती हैं, हॉलो इन अ ट्री. सो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रेफर्स टू हॉलो इन अ ट्री. वेरी गुड. Question 6 देखो, far far from gusty waves these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pillow, the tall girl were weighed down head. Who are these children, ये बच्चे कौन हैं, again these are the children from slum. कौन से बच्चे हैं ये this is the third time ये हमारा same question आ रहा है. Who are these children, कौन है ये, elementary school classroom in a slum. कौन बच्चे हैं ये, स्लम के बच्चे. What does the poet mean by gusty waves? Gusty waves का मतलब क्या होता है बच्चे, yes, malnutrition, children of slum area. Very good भानु. मुझे बताओ what does the poet mean by gusty waves बच्चे. gusty waves मतलब, gusty waves बोले तो gusty waves क्या होता है, gusty waves का मतलब, सी यहाँ पे बोला गया है by the phrase gusty waves the poet means that these children do not enjoy their childhood freely in mainstream society. They are deprived of energy and vitality of being better live conditions. यानी कि वो क्या हैं, they are not living their life happily and they are deprived of energy, energy से deprived हैं, and ये कुछ भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, they are just facing the problems. What has possibly weighed down the tall girl's head? जो tall girl थी, हमने डिस्कस किया था कि एक जो tall girl थी उसका जो head है वो weighed down है, यानी कि जो tall girl है उसका जो head है वो weighed down है. वो head weighed down क्यों है, कोई बताएगा मुझे, उस लड़की का head weighed down क्यों है, because of the responsibilities on her. Very good Isaac Newton. बच्चे क्यों है, because of the responsibilities, the struggle and the misery. Because of the responsibilities, the struggle, she is poverty stricken, and all these things have, yes, depression, and all these things की वजह से वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स. फिगर ऑफ स्पीच बताओ जरा, देखूं कौन बताता है, सब फिगर ऑफ स्पीच बताओ.
सिमिली कैसे हुआ? जिन्होंने भी सिमिली बोला है वो सिमिली कैसे है बताओ? बताओ बच्चे। मयंक मेटाफर बोल रहा है। जो भी आप बता रहे हो फिगर ऑफ स्पीच उसको मेरे को उसको सेटिस्फाई भी तो करो ना कि क्यों है वो। आई ऑल्सो वॉन्ट द रीज़न कि वो वाला सिमिली वो सब मेटाफर क्यों है, बताओ। यस वेरी गुड आइजक न्यूटन की लाइक रूटलेस वीव्स। हमने रूटलेस वीव्स जहाँ पे भी लाइक यूज होता है वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। To whom does the poet in the poem an elementary school classroom in a slum makes an appeal? किससे अपील कर रहा है पोएट? What is the appeal? Educated and affluent section of the society से अपील कर रहा है। किन से अपील करता है पोएट? एडुकेटेड और एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं लाइफ में, उनसे वो अपील करने की कोशिश कर रहा है। और क्या कह रहा है? हु शुड ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन। और उसके हिसाब से ये जो लोग हैं दे शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या कर सके, उनके कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। सो ही फील्स द पीपल इज जनरल पीपल ही फील्स द पीपल इन जनरल and the governments in particular have no feelings of these unfortunate children. हो गया? Question 8. How is the atmosphere inside the elementary school classroom in a slum different from the one outside it? कि कैसे जो एटमोसफियर था एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम वो टोटली डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? बिकॉज it was far away from the bounties of the nature. The place was dull, pale yellow. There was negative energy in the room. Morbidity and interactivity था, inactivity था, nobody was active. The classroom है that was poorly lit and not maintained properly. और सोर क्रीम वॉल्स कलर की उसकी क्या थी? वॉल्स थी सोर क्रीम कलर की वॉल्स थी। Deprived of lush green beauty of nature, the children spend their life in the barrenness of wasteland where there is no hope for their future. ठीक है? They were living in dingy cells. Very good. हो गया सबका? In despite of despair and disease pervading the life of slum the children, they are not devoid of hope. How far do you agree? इतना सारा डेस्पेयर होने के बाद, बुरा होने के बाद, इतनी सारी डिजीज होने के बाद भी उनके अंदर से होप खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कैसे आप कह सकते हो? तुमने देखा था कि nobody was happy, कोई भी खुश नहीं था, बट फिर भी उनके अंदर से yes they all are courageous, they are not devoid of hope. उनके अंदर से होप नहीं खत्म हुई थी because they fight the battle of life courageously like heroes whose victories are never celebrated. They are like heroes whose victories are never celebrated even though they are full of despair and disease, but still they all were very courageous. ठीक है? And but still they make desperate attempts to live against all odds. इतना सब कुछ, इतनी बुराइयां होने के बाद भी, इतना बुरा उनके साथ होने के बाद भी they finally make desperate attempts to live life against all the odds. Their hopes come from the governor, the inspector, visitor,
एंड द सिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ द पीपल, यानी कि सब ने बहुत बुरा करने की कोशिश करी बट एट द एंड दे फॉट विद ऑल दीज थिंग्स एज द करेजियस हीरोज। एक करेजियस हीरो, एक बहादुर हीरो की तरह उन्होंने इन सब चीज़ों से डील किया और लड़ाई करी, बिकॉज वो क्या नहीं चाहते थे, इन सब चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू फाइट। ओके, उनके मन में होप थी। What message does Stephen Spender convey through the poem in elementary school classroom in a slum? And very important question है कि theme क्या है, message क्या दिया है? So through the poem in elementary school classroom in a slum, Stephen Spender makes a frantic appeal to be affluent sections of the society to improve the lot of slum children whose only hope for redemption is through the medium of education. So what's his appeal? He is targeting the affluent section of the society जो कि already educated है, उनको target करके कहता है कि it's their duty to fulfill the needs of slum children. They should also get education so that they can fight with all these things. They can deal with their life or they can do something in their life. So they should be educated. उनको पढ़ाई करानी चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? They were struggling in their lives. Very good, Pintu Thakur. कौशल्या, हेलो बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम ने भी बोला था। हेलो पंडित भारद्वाज। नेक्स्ट जो है दैट इज कीपिंग क्वाइट। कौन सा चैप्टर है? कीपिंग क्वाइट। सो टेल मी द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में क्या होता है, बताएगा कोई मुझे? लेट्स सी कितने बच्चे बताएंगे। कीपिंग क्वाइट में क्या है बच्चा? पीस, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि यहाँ पे पोएट चाहता है कि जितने भी लोग हैं, ही वॉन्ट एवरी वन ऑफ अस टू बी क्वाइट फॉर सम टाइम, एंड उस टाइम पे हम क्या करें? इंट्रोस्पेक्ट करें। हाँ जी, हम क्या करें? इंट्रोस्पेक्ट करें। और इंट्रोस्पेक्ट करने से क्या होगा? वील बी एबल टू, हाँ, लुक आफ्टर आवर वर्क। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी हमारी लोगों के साथ। ये सब चीज़ें होती हैं कीपिंग क्वाइट चैप्टर में। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सो व्हाट विल कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? तो अगर हम चुप होते हैं, इफ विल बी क्वाइट फॉर सम टाइम, सो व्हाट विल बी एबल टू अचीव? हम क्या अचीव कर पाएंगे? सो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल will help us to introspect upon the kind of turmoil we have created in the world with our mindless actions. जो भी कठिनाइयाँ, जो भी मुश्किलें हमने इस लाइफ में क्रिएट कर ली हैं, उन सब से हम क्या कर पाएंगे? we'll be able to deal with all those things, and this will be an exotic moment. Exotic moment, something that is very rare and happens very rarely. So exotic means something very rare. तो कहता है कि this will be an exotic moment during which we'll experience a sense of bonding. एंड जब भी सारा वर्ड साइलेंट होगा, जब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होगा, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सोटिक मोमेंट, जहाँ पे वील एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग विद वन अदर, वील बी एबल टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद वन अनदर, एंड इट विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। हम सब एक दूसरे से डिस्कस कर पाएंगे, विल बी एबल टू हेल्प वन अनदर, विल बी एबल टू मेक सम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद वन अनदर, help us to achieve the peace in the world, will be able to introspect on what we are doing and to whom we are harming. Yes, very good Pintu Thakur, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does Pablo Neruda want us to count till 12 and keep still? क्यों चाहता है वो हम शांत रहें? The same question.
Why he wants us to be quiet? Because he wants to introspect our actions. Hello Akshay. वो चाहता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें एंड व्हेन वी विल डू दिस इट विल बी एन एक्सॉटिक मोमेंट. एक्सॉटिक मोमेंट मतलब समथिंग दैट इज वेरी रेयर एंड हैपन्स रेयरली. ओके, क्वेश्चन थर्ड, सेम ही क्वेश्चन था. हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट द लाइफ इन एंड अराउंड द सी? सो अगर हम शांत रहेंगे सो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट, जो क्या इम्पैक्ट होगा उसका हमारे लाइफ में और सी के अराउंड जो लाइफ है उसमें क्या अफेक्ट होगा. देखो क्या लिखा है, जो फिशरमैन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर endangering marine life would be get chance to realize that they are harming the whales who are on the verge of extinction. तो जब भी जो भी मछुआरे होते हैं जो मरीन लाइफ में जा कर के क्या करें, मछली पकड़ रहे हैं, चाहे वो शार्क है चाहे वो कोई भी बड़ी मछली है, उन्हें पकड़ रहे हैं, तो जब सब क्वाइट हो जाएंगे, when everyone will be quiet, that time the fisherman will also get some time to think कि how the fisherman is harming the whales who are on the edge of verge of extinction, जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, एक्सटेंट होने वाली हैं, कैसे वो उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है. सो मैन हु गैदर सॉल्ट फ्रॉम द सी, और ऐसे ही लोग सी का क्या अफेक्ट होगा. पहला तो फिशरमैन रियलाइज करेगा अपनी मिस्टेक की, हाउ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंजरिंग लॉट ऑफ स्पीसीज, एंड दूसरा चीज़ द मैन हु गैदर्स द सॉल्ट, जो यानी कि सॉल्ट यानी नमक को इकट्ठा करता है सी से, वुड ऑल्सो गेट अ चांस टू रिफ्लेक्ट ऑन द पेन. ही विल ऑल्सो गेट अ चांस टू रिफ्लेक्ट ऑन द पेन दे आर कॉजिंग टू दियर हैंड्स. तो जब भी आप नमक बच्चे क्या कर रहे हो तो गैदर कर रहे होते हो ना सी में, तो नमक आपके जो हाथ है ना उसको क्या कर लेता है, इंजर कर लेता है, यानी कि वुंड हो जाता है. तो कहता है कि देन ही विल बी एबल टू लुक आफ्टर हिज वुंड्स, जो भी पेन है जो भी दर्द है उसको देख पाएगा, क्योंकि तब सब लोग अपने शांत रहेंगे, कोई भी कोई काम नहीं कर रहा होगा. उस टाइम पे एक फिशरमैन को टाइम मिलेगा कि वो अपने अंदर ये चीज़ रियलाइज़ कर सके कि हाउ ही इज़ हार्मिंग द वेल्स एंड ही इज़ हार्मिंग द मेराइन लाइफ. एंड जो सॉल्ट गैदरर्स हैं उनको भी टाइम मिले फॉर देमसेल्व्स टू लुक आफ्टर दियर इंजर्ड हैंड्स और टू लुक आफ्टर दियर वुंडेड हैंड्स. ठीक है, क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the poet want us to do in the poem? पोएट क्या चाहता है पोएम में क्या करें हम. He wants us to be keep quiet and still. He wants us not to move our hands. अपने आर्म्स को हम मूव ना करें. एंड अगर हम अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा. If we'll not move our hands or will not move our arms, will not use any weapons against human beings. Very good. कि हम अपने हाथों में हथियार नहीं लेंगे. And we'll be able to judge our actions, all the bad deeds that we have done till now. जितनी भी बुरी चीज़ें हमने करी हैं, we'll be able to look after those things. हम उन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे. सबको क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट? अगर हम शांत रहते हैं, इफ विल काउंट अप टू 12 और हम कुछ नहीं करेंगे, विल डू नथिंग और हम केवल स्टिल रहेंगे, सो वो इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? कोई बता सकता है? हाँ, कोई बता सकता है? वेरी गुड. टू गेट फ्री फ्रॉम आवर बर्डन एंड लुक अ चांस अ पॉइंट ओवर द इंट्रोस्पेक्शन. वेरी गुड. कोई मुझे बताएगा बच्चे कि कैसे, हाउ विल बी एबल टू सेव द इन्वायरमेंट इफ विल बी कीप क्वाइट? अगर हम शांत रहेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा. If we'll be quiet, will not be able to indulge in chemical and nuclear wars. अगर सब शांत रहेंगे तो there will be no war in the world. कोई भी war हम वर्ड में नहीं यूज करेंगे. जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होंगी वो नहीं होंगी. There will be no noise pollution and there will be greenery all around. No cold war, no nuclear war, yes, and in this way we'll be able to save the environment. कोई pollution नहीं होगा, no machinery will work
if no machinery will work, then there will be no noise pollution, कोई noise pollution नहीं होगा, there will be no sounds of horn, no noise of horn, and what else? No toxic gases in the environment will be released. कोई भी toxic gases जो है वो environment में release नहीं होंगी. Yes. ठीक है. हेलो मधिया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 6. What is life is what is all about. How is keeping quiet related to life? Life is what is all about. क्या बोल रहा है वो देखो. Very good. There will be no harmful effects on the environment. Very good, Pinto. Next देखो. The poet advocates keeping quiet and inactivity, but he does not want us to be confused with the death. क्या बोले? लाइफ इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, कि लाइफ वही है, जिंदगी वही है जैसी वो होनी चाहिए. यानी कि जब हमें पोएट कह रहा है टू बी क्वाइट फॉर सम टाइम, दैट टाइम ही डज नॉट वांट टू से कंप्लीट इनएक्टिविटी. ही डज नॉट वांट अस टू गेट कंफ्यूज विद कंप्लीट इनएक्टिविटी. मतलब वो हमें केवल शांत रहना चाहता है. वो ये नहीं कहना चाहता है कि हम अपने आप को क्या कर लें, हम अपने आप को हार्म पहुंचा करके ख़त्म हो जाएं और हम मर जाएं. ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम अस. ही जस्ट वांट अस टू बी क्वाइट. एंड लाइफ इज़ एन ऑनगोइंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. वो कहते हैं लाइफ एक ऑनगोइंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. सो इट शुड नॉट कम टू द स्टैंड स्टिल अंडर एनी सर्कमस्टांस. तो वो किसी भी कंडीशन में हमें बिल्कुल उसको क्या नहीं करना चाहिए, इनएक्टिव नहीं कर देना चाहिए. देयर शुड बी पीस. दैट इज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन, की देयर शुड बी पीस एंड पीपल परस्यू देयर गोल सिंगल माइंडेडली एंड देयर लाइफ्स कीप ऑन मूविंग. और वो क्या करते रहते हैं, उनकी लाइफ जो है वो चलती रहती है. He does not want us to get confused with complete inactivity. He is not expecting कि हम complete inactive होता है. What he wants us to be quiet for some time so that we can introspect. And whenever we'll introspect, we'll be able to look after our bad deeds. And उतने time में we will not harm the environment. We'll be able to save the environment. There will be no war, no cold war, no nuclear wars. There will be no pollution in the air. Yes. Didi, what happened when you realized 10 CGPA is equal to 95 and not 100%? बच्चे मतलब? Yes बच्चे, we know that board exams postponed, but अभी dates आई नहीं हैं. खुश हैं सब, बोर्ड पोस्टपोन हो गए तुम्हारे? नाचो गाओ, हो जाए थोड़ा डांस गाना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. What is the sadness the poet refers in the poem The Keeping Quiet? किस तरीके के सैडनेस के बारे में बात की जा रही है बताओ. बच्चे इट्स अबाउट ग्रेड्स ना. सो जब भी टीचर आपको मार्क्स दे रहा होता है तो वो मार्क्स फुल ही होते हैं. बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आए थे आज 4 o'clock. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट उन्होंने जो बोर्ड हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं, बट ही हैवंट टॉक्ड अबाउट ये जो आपके डेट शीट्स एंड ऑल हैं, एंड ही विल बी लॉन्चिंग द डेट शीट सून. जल्दी से लॉन्च करेंगे, रिलीजिंग द डेट शीट सून, बट अभी के लिए देयर इज़ नो सच नोटिस. कब आएगा? कूल. तो सैडनेस, किस सैडनेस के बारे में बात हो रही है? द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स इन द पोएम कीपिंग क्वाइट इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड नेचर. सो पीपल आर वेरी सेल्फिश एंड दे थिंक ओनली अबाउट देमसेल्व्स. वेरी गुड पिंटू. सो वो क्या बोलता है कि ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो सैडनेस है इस पोएम में, वो किस चीज़ के बारे में है? फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स.
कि ना तो हम खुद को समझ पाते हैं और ना ही हम नेचर को समझ पाते हैं. सो बेसिकली वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद बोथ आवरसेल्व्स एंड द नेचर. ठीक है. Human being is a frenzy of activities, have no time for introspection. He is filled with activities. He has lot to do, but he has no time to introspect and thus threaten themselves with death or destruction. They have no time for themselves, they don't think about themselves, and then what they do? Most of the people use different methods. और वो methods क्या हैं? They harm themselves with death or destruction. अपने को डेथ और डिस्ट्रक्शन से हार्म करते हैं. एंड दिस डार्कन्स देयर वे विद डिस्ट्रेस एंड रिचडनेस. ओके, सो यही है, इसके बारे में मैंने बात कर ली कि सैडनेस क्या है. फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड द नेचर. वी आर बिजी, वी रिमेन बिजी इन आवर वर्क, और इस काम में बिजी रहने के बाद क्या हो जाता है? वी थ्रेटन आवरसेल्व्स विद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. ओके, शाबाश. नेक्स्ट देखो. What is the exotic moment that the poet refers to in the Keeping Quiet? What's the exotic moment? The exotic moment will be when mankind will be free from greed, cruelty, harmful actions. When everyone will be quiet. When everyone will be quiet, there will be no war. There will be no jealousy. There will be no cruelty against each other. There will be no greed. एंड अननेसेसरी रश एंड नॉइस है. वो क्या है? जिसने अनप्लीजेंट कर लिया था पूरे सराउंडिंग्स को, ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. द पोएट विशेज द नॉइस ऑफ इंजन्स एंड मशीन शुड नॉट सीज. यू कैन टेक दिस एक एक्जॉटिक मोमेंट. सेम ऐसा तो नहीं है, बट आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो. 22 मार्च, जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा था, व्हेन नो वन वाज अलाउड टू गो आउट. डू यू रिमेंबर दिस इवेंट? Do you remember this 22 March? Complete lockdown था जब इंडिया में. No one was allowed to go out. कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही थी. सारी दुकानें बंद थी. No machines were working. Everything was quiet and still. ठीक है? So that you can take as an example. Yes, पूरा शांति नहीं थी. ऐसा नहीं था कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, बट हम शांत नहीं थे. दैट वाज द डिफरेंस कि हम उस टाइम पे बिल्कुल शांत नहीं थे. ऐसा नहीं था कि हमने अगर गए नहीं थे तो. सो दैट वाज द डे. ओके, सो यही पॉइंट है. नेक्स्ट देखो कि विच सैडनेस इज पेब्लो नरूडो रेफरिंग टू. क्या सैडनेस है? द सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड द नेचर. सो हाँ, किस सैडनेस के बारे में बात कर रहे हैं? द सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड द नेचर. ठीक है. वी ऑलवेज रिमेन बिजी in lot of works, and that is the reason we don't have any time to introspect. ठीक है. And we always threaten ourselves with death and destruction. Cool. This is the repeated question. How does stopping for a second help us according to the poet Pablo Neruda? How does stopping for a second? If we'll just stop for a second, so कैसे आप लोग क्या कर सकते हो? जो Pablo Neruda है उसके अकॉर्डिंगली कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है? Again, there will be no fools, we'll be introspecting our deeds, और कोई क्या है moment of bliss होगा. There will be inactivity, कोई harmful नहीं होगा. Nobody will be destroying the nature, nobody will be polluting the air, there will be no noise all around. तो ये सब चीज़ें common है. Okay बच्चे. दक्ष, very good. The next poem is A Thing of Beauty. Is there anyone who can tell me about this poem, A Thing of Beauty? What is there in this poem? What's the message of this poem, A Thing of Beauty? कोई है ऐसा प्यारा बच्चा जो मुझे बताएगा कि what do you mean by thing of beauty? What is there in this poem? What's the message given by poet in this poem? A Thing of Beauty. बताओ. A thing of beauty is a joy forever. जॉन कीट्स ने ये लिखा हुआ है. A thing of beauty is a joy forever. क्या है? What is the theme? दक्ष, पिंटू, मयंक, जल्दी बता दो बच्चा. A thing of beauty is a joy forever. What does this mean? What's the theme?
यहाँ पे जो पोएम है ये हमें बता रही है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर इन आवर लाइफ, कि कैसे जो नेचर है वो एक सोर्स, एक मीन्स ऑफ जॉय है हमारे लिए, और कैसे एक जो नेचर है एंड द ब्यूटीज ऑफ नेचर, हाउ द नेचर एंड द ब्यूटीज ऑफ नेचर हेल्प्स अस टू रिमूव द वेल ऑफ सैडनेस, और किस तरीके से जो नेचर है, जो ब्यूटी है, वो हमारी जो सैडनेस है उसके वेल को रिमूव कर देता है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. शाबाश. So question 1, I mentioned the two things of beauty that Keats referred in the poem. So दो thing of beauty. So in this poem the Keats has mentioned a list of things of beauties, कि जो जो चीज़ें हैं जो कि thing of beauty में आती हैं, so उसने एक पूरी list बताई है. So यहाँ पे पूछा जा रहा है कि you just have to say two things of beauty जो refer की गई है. तो सबसे पहले जो चीज़ें थी that is lush green surroundings of meadows, the it's all about the environmental beauty. Yes, lush green trees, meadows, daffodils, sun, moon, all these things are considered as the thing of beauty by John Keats. So you can write anything you want. Okay. Next is, how is the earth a source of life when all seems dead on it? So have you ever noticed this thing कि वो question पूछ रहा है कि कैसे जो earth है, how can we say that earth is a source of life when all seems dead on it? जब सबके सब उस पर dead दिखाई देता है, यानी कि the earth which is a source of life can teach us how new life emerges from the dead remains of ashes, because it never ends. Life is eternal. Life never ends. होता है ना कभी कभी की चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, everything is dead. Yes, when we are in a sad mood, nature is there to heal it. Very good, Isaac Newton. बच्चा, what's your real name? What's your good name, बच्चा? ये काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं ये और दक्ष. What's your good name? Isaac Newton. He's a fan of Isaac Newton, I think. Jaswinder ma'am, you're from Punjab? Cool. So the earth where the source of life can teach us how new life emerges from the dead remains of ashes. कभी देखा है जो ashes होते हैं, जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो ashes होते हैं, जो एक छोटे से धूल हैं, पार्टिकल्स हैं, उनसे भी कैसी नई लाइफ इमर्ज हो जाती है. वहाँ पे क्या है, नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. सो वी मीन टू से दैट जो लाइफ है इट इज़ एटर्नल एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड द न्यू लाइफ इज बिलीव्ड टू राइज फ्रॉम द डेड रिमेन्स. और जब भी कोई डेड रिमेन है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नथिंग विल गोइंग टू take birth from that. It is eternal and it's a continuous process. Even the dead remains can help us to even the dead remains are responsible for new life. Dead remains भी new life के लिए responsible हैं. Next question देखो, how do beautiful things influence our life? कैसे जो beautiful things हैं वो हमारी life को influence करते हैं. So beautiful things, how beautiful things influence our life? So whenever we are in a bad mood, let's say कि दक्ष अभी क्या है, जसविंदर ने बोला कि मैम मुझे बड़ा बेकार लग रहा है, और जसविंदर को मैंने एक ऐसे मौसम में बैठा दिया जहाँ पे सामने से स्नोफॉल हो रही है एंड द सराउंडिंग्स आर वेरी कूल, बहुत ऑसम सा है. सो हाउ डज ही फील? कैसा फील होगा उसे? हाउ विल ही फील? ही विल फील वेरी कीप, काम, क्वाइट, ब्यूटिफुल, ऐसा फील होगा ना, बिकॉज ही विल बी एबल टू एन्जॉय द नेचर. बट यहाँ पे क्या है, तो दैट इज द पॉइंट कि हाउ ब्यूटी इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल. सो ब्यूटी इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल एज इट टेक्स अवे ऑल द सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ. हमारी लाइफ से सारी सैडनेस ले लेता है. एंड द नेचर गिव्स अस होप एंड जॉय. It gives us hope and joy. That is the reason the nature is considered as the best way to heal our sadness. Whenever you are sad, just spend some time outside. You will be able to heal yourself, or you will be okay. You will be better than before, at least. So whenever we think about a thing of beauty, it brings a smile on our lips and is a source of joy forever. So whenever we think about a thing of beauty, जब भी हम इस थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं, इट ऑलवेज ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेस. वी ऑलवेज फील हैप्पी, एंड ऑब्वियसली अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर. वी ऑलवेज रिमेन हैप्पी, वी ऑलवेज फील जॉय. So that's the point. So how beautiful things influence our life? The beautiful things influence our life by taking away all the sadness and gloom from our life, or you can also write by removing the veil of sadness, or it sheds away all the sadness and gloom from our life. So these are the three ways to write down this answer, and it gives us hope and joy. And whenever we think about the beauties of nature, it brings a smile on our face, and we all be happy because a
थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ओके, दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. बच्चे आई हैव इंग्लिश ग्रामर. मैंने इंग्लिश ग्रामर में, तुम्हारे पास ग्रामर है ही नहीं क्लास 12th में. यू ओनली हैव राइटिंग सेक्शन. सो विच ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर डज कीट्स मेंशन एज द सोर्सेज ऑफ जॉय इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. सो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं? सो बेसिकली जो सबसे सुंदर ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के जिन्हें ब्यूटी माना गया है, दैट इज द सन. ऑब्वियसली प्रायोरिटी क्या है? सन है. द मून, बोला गया है ना कि सबसे पहले सन है, मून है, ट्रीज हैं, द ब्यूटीफुल ट्रीज आर देयर, द शीप, ग्रीन पास्चर्स यानी कि ग्रीन ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, एंड क्लियर वाटर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स. क्लियर वाटर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स की जगह यू कैन ऑल्सो राइट रिल्स. रिल्स क्या होती है बच्चे? रिल्स होती है, कभी आप पहाड़ों में ट्रैवल करोगे ना, सो यू विल सी एक बारीक बारीक पतली पतली धाराएं आ रही होती हैं, यानी कि दे आर नॉट झील. झील भी नहीं कह सकते हो, बट पानी बह रहा होता है ऊपर से पतले पतले से धाराओं में, तो उन्हें हम रिल्स कहते हैं, यानी कि ब्यूटीफुल स्ट्रीम, स्मॉल वाटर स्ट्रीम्स यू कैन से. सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड दीज आर द कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ joy and happiness. This is the next question, question number 5. He mentioned any two things which cause pain and suffering. So what are the two things which cause pain and suffering? The pain and sufferings is caused by man, malice and unhealthy and evil ways. Malice मतलब कोई बताएगा मुझे ढूंढ के क्या मतलब होता है इसका? मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया था ये. बताओ. सो पेन एंड सफरिंग इज कॉज्ड बाय मैन्स malice एंड unhealthy and evil ways. जो भी हम बुरी चीज़ें करते हैं, जो भी हम बुरी चीज़ें फॉलो करते हैं लाइफ में, उसकी वजह से हमें सब चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं? झेलनी पड़ती हैं. सो मैन लैक्स नोबल क्वालिटीज़, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमको क्या हो रहा है? वी लैक इन नोबल क्वालिटीज़, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी आदतें हैं, उसमें हमें कमी होती जा रही है. एंड हिज हॉस्टाइल एंड इन ह्यूमन नेचर मेक्स द वर्ड ग्लूमी. और ये जो हॉस्टाइल और कैसा इन ह्यूमन नेचर है, ये वर्ड को कैसा बना देता है? इट मेक्स द वर्ड ग्लूमी. ग्लूमी यानी बुरा. एंड डिप्रेसिंग बना देता है. एंड ब्रिंग्स मिजरी एंड सफरिंग्स इन हिज लाइफ, दस डिस्ट्रेसिंग हिम विद सॉरो एंड डिस्पेयर. ठीक है, यस. यानी कि व्हेन यू डिजायर टू हार्म समवन इज नोन एज मिलाइस. सो कहते हैं कि जो पीपल हैं, जो पीपल की जो सफरिंग है, वाई दे सफर? बिकॉज ऑफ द बैड इंटेंशंस ऑफ ह्यूमन काइंड. जो बैड इंटेंशंस होते हैं हम लोगों के. व्हाट आर द बैड इंटेंशन? द desire to hurt someone, our evil ways, selfishness, self-centered nature. In this way we harm other humankind. दूसरे humankind को हम harm करते हैं और हम भी harm होते हैं. Question 6. How does a thing of beauty provide shelter and comfort? How thing of beauty provide shelter and comfort? So thing of beauty always provide peace and shelter. कैसे एक shelter provide करती है? अंडर अ शेड ऑफ ट्री. कभी एक शेड ऑफ ट्री के नीचे कौन कौन बैठा है? हाउ मैनी ऑफ यू हैव एवर बीन टू शेड ऑफ ट्री? कभी पेड़ों की छाया होती है उसके नीचे कभी बैठा है? कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप पेड़ों के छाया के नीचे चले जाते हो. एंड क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अस पीसफुल एंड कम्फर्ट. इट्स वेरी पीसफुल एंड कम्फर्ट. वी गेट पीस, ट्रैंक्विलिटी होता है उधर. देर इज पीस देर एंड वी ऑलवेज फील कम्फर्टेबल. Whenever we are under the natural shelter, we always have a quiet and peaceful sleep. हमें कैसा होता है? बहुत शांत होते हैं, हमें अच्छी नींद आती है, and it will give us serenity and comfort. और वो हमें क्या करता है? It provides us comfort. ठीक है? Why does Keat considered an endless fountain of immortal drink, and why does he calls it drink immortal? वेरी गुड. सो इस पोएम में यहाँ पे एक फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. फाउंटेन क्या होता है? कभी किसी ने फाउंटेन देखा है बच्चा? कोई बताएगा मुझे फाउंटेन क्या होता है? मे बी किसी ने देखा हो. इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज फाउंटेन? देखा होगा तुमने, कहीं घूमने जाते हो तो. बताओ, शाबाश.
फवारे, फाउंटेन देखे हैं कभी? किसी सेक्टर में जाते हो, शादी में जाते हो, तो तुम देखते हो कि एक ऐसी गोल सी चीज़ होती है, उसमें से पानी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं? फाउंटेन कहते हैं। तो वो कह रहा है कि कीट ने एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक किसे बोला गया है और उसको, उस ड्रिंक को इमॉर्टल क्यों बोला गया है। सो इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। सो बच्चे देखो ध्यान से कि कीट कंसिडर्स ब्यूटी and it all the form which is a God gift to the mankind as an endless fountain. So जो भी all the beauties of the nature are considered as endless fountain. जितनी भी ब्यूटीज ऑफ द नेचर हैं वो बोला गया है कि वो सारी की सारी एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है। वो एक ऐसा फाउंटेन है, ये जितनी भी ब्यूटीज हैं ये एक ऐसा फाउंटेन है कि जिनकी ड्रिंक इमॉर्टल है, यानी कि यू कैन यूज देम, दीज आर एटर्नल, दीज आर इमॉर्टल, नॉट गोइंग टू एंड, यानी कि आप जितना यूज करना चाहते हो यू कैन यूज देम, दे ऑल दीज थिंग्स आर एवर लास्टिंग। कभी अमृत पिया है? ड्रिंक इमॉर्टल, यानी कुछ पीने से यू विल बी इमॉर्टल, हमेशा जिंदा रहोगे। सो ड्रिंक मतलब जब भी हम कोई होता है ना एक क्या बोलते हैं उसको, अमृत पीना, अमृत पीते हैं तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सो वही चीज़ है कि गॉड के गिफ्ट को हमें एंडलेस फाउंटेन क्यों बताया गया? बिकॉज गॉड के जो भी ब्यूटीज़ है नेचर की वो हमेशा ख़त्म होने, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। क्या कभी सन ख़त्म हो जाएगा? क्या सन कभी ख़त्म हो जाएगा? ऐसा होगा कि आज हमें सन दिख रहा है, कल हमें सन नहीं दिखेगा? सन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। it's an endless source, it will never going to end. We can see the sun as much as we can, there's no such restrictions. Yes, fountain of happiness that showers on us. Yes, we are so happy, जो shower है, the joy है, all these things are endless, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है। Question 8. Describe any three things of beauty mentioned in the poem. So can you do this? Can you do this? Any three things of beauty that poet has mentioned here? Bachche, I think there is no point of writing a same message again and again. I have already read your message. Ki will you provide previous year questions of Vistas? I will provide you, but if you write this again and again, then I need to talk to my team to block you, because you are spamming messages again and again and other people are getting disturbed. Even I am not able to see the message of other people. So stop writing bar bar, because students are also getting angry. Rajat Verma is also getting angry and there are a lot of people who want to text. So I think there is no point of writing the same message again and again, and still you are doing this. So you will be blocked by the team and you will be not able to join the session again. So no issues, that's not my headache. So let's see the poem. Describe any three things of beauties. So bacha, can you tell me three things of beauties that have been mentioned by the poet? कौन सी three things of beauties है बच्चा? शाबाश, बताओ जल्दी, कौन सी three things of beauties है? Sun, moon, tree, fountain, beautiful meadows, daffodils. Very good. Daffodils, rills. शाबाश मोहित, वेरी गुड। आगे बढ़ते। What is the message of the poem A Thing of Beauty? Musk roses, शाबाश। Thing of Beauty का message क्या है? Now can you guys tell me what's the theme of this poem? The John Keats was a worshipper of beauty and he saw it as an everlasting source of happiness. So according to John Keats, the poet who has written this poem, according to him, जो beauty है, it is everlasting source of joy and happiness, यानी कि हमेशा हमें joy और happiness देती है. And through his poem he conveys that a thing of beauty removes the pale of sadness and sorrow and gives us joy and happiness. वो सारे के सारे sorrow remove कर देती है, sadness remove कर देती है, and it gives us happiness. So we always feel happy whenever we are surrounded with the beautiful nature. But the beauty of nature keeps on increasing. And एक और चीज़ बताई गई है कि the beauty of nature keeps on increasing and never passes into nothingness. It's not going to happen any time कि कभी भी जो आपका beauty of nature है वो ख़त्म हो जाए. It will going to increase with the span of time. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. The last poem that you are having in your syllabus is Aunt Jennifer's Tigers.
सो हैव यू गाइज रेड दिस पोएम? पढ़ी है पहले? आर यू गाइज फैमिलियर विद दिस पोएम? ऑन जेनिफर्स टाइगर कभी पढ़ी है? कभी कभी बताओ, शाबाश। ऑन जेनिफर टाइगर में क्या होता है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर? व्हाट्स द थीम? क्या थीम है बच्चा इस पोएम का, ऑन जेनिफर टाइगर का? सिर्फ सुनी है बच्चे। होता क्या है इस पोएम में, देयर इज अ लेडी नेम ऑन जेनिफर हु इज़ वेरी शाय, हु इज़ वेरी टिमिड, नॉट दैट करेजियस, एंड वो क्या करती है, एक टाइगर डिज़ाइन कर रही होती है ओवर अ पीस ऑफ क्लोथ, एंड द टाइगर, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट जो टाइगर में होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर्स वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन जेनिफर। यानी ऑन जेनिफर के कैरेक्टरिस्टिक्स से उनके टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? because she wanted to be free like her tigers, because now she's tortured by his husband. जो ऑन जेनिफर है वो क्या है, अपने हस्बैंड से टॉर्चर करवाई जा रही है, वो टॉर्चर हो रही है, शी इज टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड and she is bounded with lot of restriction and she is weak. But when it comes to the tigers, Aunt Jennifer tigers are brave. So यही question है. So पहला question है, Aunt Jennifer's efforts to get rid of her fear proved to be futile. Comment. Aunt Jennifer has been a victim of operation. Operation यानी कि when someone trying to hold on you. ठीक है? Very good. Courageous and brave tiger and thus present her inner feelings. Very good. About the burden faced by Aunt Jennifer when she tells that her wedding is a burden. Very good, Rajat Verma. शाबाश। तो यहाँ पे क्या है, Aunt Jennifer क्या है, has been a victim of operation. So she has been oppressed by the overbearing dominance of her husband. So her husband, जो उसका husband है Aunt Jennifer का, वो उसको oppress करता है, trying to control her. And he is very dominant, but completely terrorized by her husband, and that is the reason she's completely terrorized by her husband. वो अपने husband से डरी हुई है, and she struggled for an existence and was so victimized that even after her death she will not be able to liberate her mind and spirit from the fear of male dominance. And even after she'll die, वो कहती है कि मेरे मर जाने के बाद भी she will not be able to forget all these things. यानी कि जो spirit है, जो ये mind है, ये कभी भी वैसा नहीं होने वाला. She will never be, this trauma will never going to end. ठीक है, ये कभी भी क्या नहीं होता, खत्म नहीं हो सकता. सो Aunt Jennifer क्या है, फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फर्स्ट जो क्वेश्चन में लिखा है ना कि Aunt Jennifer's efforts to get rid of her fear proved to be futile. What's the meaning of this? फ्यूटाइल. शाबाश, ढूंढ के आओ जरा, बताओ मुझे. I want students to take efforts. Yes, जो वेस्ट हो जाते हैं, व्यर्थ. यस, यानी कि क्या होना, चीज़ें वेस्ट हो जाना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता. ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, इवन आफ्टर गेटिंग टेरराइज्ड बाय हर हस्बैंड और ऑल दीज थिंग्स, वो क्या बोलती है कि इवन आफ्टर हर डेथ शी विल नॉट बी एबल टू लिबरेट हर माइंड. उसके बाद भी अपने माइंड को ये नहीं करवा पाएगी कि वो क्या है, चेंज हुई है. शी विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद दिस थिंग. वो क्या है, पूरा डरती रहेगी, मेल डोमिनेंस. यस, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाई डज Aunt Jennifer create animals that are so different from her character? दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि Aunt Jennifer ने ऐसा कैरेक्टर क्यों बनाया है, ऐसे एनिमल्स क्यों बनाए हैं that are so different from her characters? Is there anyone who can tell me this? Why she draw the characters that are totally different from her character? Aunt Jennifer's tigers possessed all the qualities that Aunt Jennifer did not have. Aunt Jennifer के टाइगर वो सारी qualities बताते थे जो Aunt Jennifer में नहीं थी. The tigers were free, they were unafraid, fearless, they were confident, they were proud. And Aunt Jennifer was meek, submissive,
without any identity. She's meek hai, submissive hai, she has no identity of herself, and she was rather a indecisive woman, unlike the confident tiger she had created. And whatsoever she has portrayed, वो सब क्या था? All those things were totally opposite. All the characteristics of the character were totally opposite to the characteristics of Aunt Jennifer. And why? ऐसा क्यों करती है? Why there is a lot of difference between the characters that she made? Because she wanted to be like those tigers. She wanted to be free. She wanted to be fearless. She wanted to enjoy her freedom. She wanted to be confident, but she couldn't. That is the reason जो उसने tigers बनाए थे वो कैसे थे? Those tigers were free, tigers were brave. She wanted to get motivation from those things. ठीक है? शाबाश. Next question बच्चा देखो कि how does Aunt Jennifer express her bitterness and anger against male dominance? How she expresses a bitterness, जो भी उसके मन में bitterness थी, कड़वाहट थी male dominant society के लिए, how she expressed that? To express her bitterness and anger against the male dominance, Aunt Jennifer chooses to embroider tigers on the panel. And how she express her bitterness, because in reality she cannot do anything. In reality she cannot do anything. Why? Because she is very weak. She is very weak. She cannot take her stand. She is afraid. She is terrorized by her husband. So what she does, in order to express her bitterness, अपनी bitterness, कड़वाहट और anger को दिखाने के लिए against the male dominance, Aunt Jennifer chooses to embroider tiger on the panel. Panel मतलब एक piece of cloth में she started embroidering tigers. The nature of tigers symbolizes strength, fearlessness and splendor, which is the sharp contrast to her own meek nature, because of which she has suffered endlessly. And those characters, जो भी characters ने बनाए थे, those characters were totally different from her real character. Those characters were strong, fearless, but in reality, Aunt Jennifer was submissive, meek, and she has suffered endlessly. So both the things are a sharp contrast. Sharp contrast बोले तो something, मतलब you can say very opposite with each other. So is that much clear? Next question. How are Aunt Jennifer's tigers different from her? बताएगा कोई मुझे? Now तो you guys may be very familiar. You guys will be very familiar with this thing. कि why Aunt Jennifer tigers different from her? The Aunt Jennifer's tiger possessed all the qualities that Aunt Jennifer did not have. So Aunt Jennifer के tigers के पास वो सारी की सारी qualities थी जो Aunt Jennifer के पास नहीं है. The tigers were free, the tigers were fearless, the tigers were confident, whereas the Aunt Jennifer was meek, submissive. She is without any identity. She is a defensive woman, unlike the confident tigers she created. ठीक है? Okay. Question number 5. What is the meaning of the phrase massive weight of uncle's wedding band? This is again a very important question. And this question काफ़ी बार टाइगर के पास फ्रीडम है, करेज है, जो आंट के पास भी नहीं है. Yes, very good. ठीक है? So जो मीनिंग है आपके फ्रेज की massive weight of uncle's wedding band, इसका क्या मतलब हुआ? Very good. So Aunt Jennifer's wedding band lies heavily on her finger. तो वो जो finger है उसमें Aunt Jennifer की जो wedding band है वो बहुत ज़्यादा heavy लगता है, as she has been a victim of gender operation at the hands of her husband. So her husband oppressed her a lot. वो male dominance उसको काफ़ी face करना पड़ा है. That is the reason जो उसका जो hand है वो उसको कैसा लग रहा है, जो wedding ring है seems heavy. She has been so physically and mentally trapped for so many years that she lives in a perpetual state of mental fear, which she has never been able to overcome. And because of all these things, her husband tortured a lot mentally or physically, and for so many years, and now she's in a perpetual state of mental fear. Now she's in the state वहाँ पे where she's facing a lot of mental torture face कर रही है, and she is not able to overcome all these things, और वो उसको overcome नहीं पा रही है. ठीक है? So Aunt Jennifer wedding rings क्यों है? Why it is called as heavy? उसको heavy क्यों बताया गया है? Heavy क्यों बोला गया है कि वो heavy लग रही हैं? Seems heavy.
हाँ, हैवी क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द बाउंडेशंस, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस. शी इज बर्डन्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैरिज लाइफ. जो उसकी मैरिज लाइफ है, या फिर आप बोल सकते हो उससे वो क्या है, शी फील बर्डन्ड विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, शी इज बाउंडेड विद लॉट ऑफ थिंग्स. इन सब चीज़ों से उसको काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो गया है. क्वेश्चन 6 देखो, व्हाट लाइज हैवली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड. आंट जेनिफर्स के हैंड पे क्या बहुत ज़्यादा भारी है जो रखा हुआ है. हाउ शी एसोसिएटेड विद हर हस्बैंड. सो आंट जेनिफर्स वेडिंग बैंड लाइज हैवली ऑन हर हैंड. इट रिमाइंड्स हर ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ. सो क्या याद आता है उसको? उसको क्या याद आता है वो देख करके? her unhappy married life, and it is a symbol of male authority and power of her husband who has suppressed her and made her a nervous wreck. जिन्होंने उसको इतना ज़्यादा सरप्रेस किया है, परेशान किया है, कि इतना ज़्यादा सरप्रेस किया है that she has become so weak, she has become weak, underconfident, and he had dominated over her for so long that she has lost her identity. And she has been dominated by her husband continuously that she has lost her identity. कि अब उसने अपनी identity को भी loss कर दिया है. Next question देखो, what kind of married life did Aunt Jennifer lead. किस तरीके की married life है? Unhappy. कैसी married life है? Unhappy married life. And it is a symbolic of male authority and power of her husband. And why she is unhappy with her marriage life? Because of her husband who suppressed her and make her a novice. He had dominated over for so many long that she has lost her identity. Describe the tigers created by Aunt Jennifer. Now can you guys write this question, because this question comes again and again in your examinations. Yes Prabjot, ये question बार बार आता है. तो what's the age of the Aunt Jennifer? Describe the tigers that are created by Aunt Jennifer. The tigers were fearless, they were unafraid, bright topaz, denizens of forest, free inhabitants of the forest. They are fearless and ferocious. Aunt Jennifer's nervousness and timidity, gallant and confident. और क्या बताया गया है जॉन जेनिफर्स के टाइगर के बारे में? हर चीज़. लेकिन टॉकिंग अबाउट आंट जेनिफर, आप अर्पित सर को जानते हो? हाँ जी, आप केपीपीडिया वाले अर्पित सर. ओके बच्चा, आई विल कंफर्म दिस. हाँ जी बच्चे, बताया तो अर्पित सर को जानते हैं. क्या पूछ रहे हैं आपको, बताओ. What do you want to ask me? एनडीए वाले अर्पित चौधरी सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं. हाउ टू बी लाइक अमन भैया सो रिच. You have to invest your time. Most of the people invest money to get rich, but that person has invested his time to get rich. That is the difference. ठीक है? So you don't have to be rich with money. You have to be rich with your actions. That is what you can see. ठीक है? So if you want to be rich like Aman Bhaiya, you have to be rich with investment. अरे वाह, बांग्लादेश का बच्चा है हमारे पास यार एक आज क्लास में. हेलो बच्चे. ओके, तो ये क्वेश्चन इज क्लियर. सो व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी इज डेड. आंट जेनिफर टाइगर का क्या होगा व्हेन शी इज डेड? जब आंट जेनिफर्स की डेथ हो जाएगी तो उनके टाइगर्स का क्या होगा? आंट जेनिफर्स टाइगर विल सर्वाइव इवन आफ्टर शी इज डेड. She has created the tigers in panel out of wood because those tigers are not real. वो real tigers नहीं हैं. They are just the tigers that she has created.
जो क्रिएट किए गए हैं, they will go on prancing. Yes, these objects art are immortal, and ये जो arts हैं ये immortal हैं. These are immortal arts. They will continue prancing proudly and fearlessly. घूमते रहेंगे proudlessly and fearlessly. To express her desire for freedom, she has created the chivalrous tigers who will survive long after her death, but her own longing for freedom will remain unfulfilled. ठीक है, सो यही चीज़ें, दैट इज़ द डिफरेंस. तो क्या है कि आंट जेनिफर्स जो टाइगर हैं, दोज टाइगर्स आर इमॉर्टल, दे विल नेवर डाई, दे आर अनअफ्रेड, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग. ओके, हेलो रिची रिच, समझ आ गया बच्चे. बट जो आंट जेनिफर का सपना था वो कैसा है? अनफुलफिल्ड, बिकॉज शी इज़ वेरी वीक and she cannot fight with her husband regarding this, but she wanted to express all of her feelings with the help of those tigers that she has portrayed on the piece of cloth. So that was the difference. Okay, so this is the last question that we are going to discuss for today's session, and we'll end the session after 10 minutes. So why are Aunt Jennifer's hand fluttering through her wool? So this is again an important question कि Aunt Jennifer के जो hands है, why her hands fluttering through wool? जो वुल है यानी पीस ऑफ क्लोथ है, वाई हर हैंड्स आर फ्लटरिंग, कांप क्यों रहे हैं उनके हाथ? बिकॉज आंट जेनिफर इज अ विक्टिम ऑफ जेंडर ऑपरेशन. शी हैज बीन ऑप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड at the times of her husband, and she lives a life of total domination and constant fear. Okay, and she feels so nervous and terrified that her hands shake. She is so terrorized by her husband, इतनी ज़्यादा terrorized है because of her husband domination that she couldn't even She feels so nervous and terrified that her hands shake and flutter through her wool as she sits down to knit. So that is the point. Ki she feels so sad about it. She has faced a lot of domination. And the gender oppression has made her so weak. हाँ, very good. And जो उसके fluttering fingers हैं, it also signifies the old age of Aunt Jennifer. That she is old. ओके, सो ये दोनों चीज़ें. एंड ये बोला गया है ना चैप्टर में कि बट हर ड्रीम रिमेन अनफुलफिल्ड, वो उस चीज़ को रह नहीं पाई एंड शी वॉज नॉट एबल टू फाइट विद ऑल दीज थिंग्स. इट शोज दैट शी इज़ वेरी वीक, सबमिसिव. एंड वन मोर थिंग, दीज फ्लटरिंग फिंगर्स ऑल्सो सिग्निफाई हर ओल्ड एज की. अब वो क्या हो रही है बच्चा? बूढ़ी हो रही है. शी हैज़ ग्रोन ओल्ड. एंड आई कैन सी here Newton is a very nice बच्चे. He is a very nice boy. He has been continuously taking part in the session, and I am very proud of you, Newton. Jaswinder, what was your name? Jaswinder. Yes, very good बच्चा. Keep doing the good work. Keep up the good work, and you will be definitely able to score well in your examinations. I am so proud of you. So Aunt Jennifer is a victim of gender oppression and of her husband. And fluttering fingers, what does fluttering fingers signify? The old age and the बच्चे. अब एक चीज़ और बता दूं मैं, लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि आई हैव टॉट यू 50 क्वेश्चंस टुडे. 50 क्वेश्चंस कराए हैं. जब भी पेपर होगा, you do not have to do any other thing. Only these 50 questions will work. Just learn these 50 questions and you will be good to go. There's no need to do even a single question. These questions are more than sufficient to score well. So I don't think so there is any need to do even a single question. So just keep this thing clear. Revise these questions again. Write down the questions. Pick out the important points जो भी हैं. आप जो भी important points हैं उनको pick करो. Underline those important points and write down. And you are good to go. You can do whatever you want to. और हाफ ईयरली में भी इन्हीं में से आया था, और मयंक भी कह रहा है कि हाफ ईयरली में भी इन्हीं में से आया था. इफ़ यू वांट मी, सो आई कैन टेक मोर सेशंस रिगार्डिंग दिस. ओके, आई विल बी डूइंग वन मोर सेशन. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस क्रिसमस में, और मे बी डे आफ्टर क्रिसमस विल बी डूइंग अ सेशन, कंप्लीट सेशन ऑन राइटिंग सेक्शन और कंप्लीट सेशन ऑन आपका कह सकते हैं पोएम में. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस अभी. सो विल लेट यू नो अबाउट दिस व्हेनेवर आई विल बी श्योर अबाउट द फैक्ट. बट येस,
I think you will get a Telegram group in the description box. Make sure you join that. So yes, you will be happy. You can take the screenshots or you can combine these PDFs. कैम स्कैनर पकड़ो एंड उनको कंबाइन करके क्रिएट दीज थिंग्स इनटू मतलब एक पर्टिकुलर पीडीएफ में. मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा दो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक देयर इज नो नीड. आई थिंक you guys should not ask me for this because Bharat sir is already there who is taking care of organic chemistry and all these things. So you can go, you can attend Bharat sir class. He is one of my favorite teacher. When I was in 12th I used to study from his lectures only. So you can go, you can watch Bharat sir's classes and those classes will be helpful definitely. ठीक है. So I think we have completed our most of our syllabus. Okay, so 50 questions थे. So is that much clear to you? समझ आया सबको क्लास में क्या क्या कराया मैंने? बिल्कुल समझ आ गया? Whatever questions that we have discussed today, समझ आ गया बच्चे? प्रखर कैसे हो? I am very good बच्चे. What about you? समझ आ गया? मिलिंद is joining late. क्या बात है मिलिंद बेटा? क्लास खत्म होने का टाइम हो गया, तू अब आ रहा है. I am ending the session now. 2 to 3 minutes are left and then I'll close the session. कोई बात नहीं मिलिंद. Thank you ma'am for your efforts. No issues बच्चे. I am so proud of you. I should thank you for your efforts. You are great. Keep doing the great work. All the students who were interacting with me. Mohit Bani. You too बच्चा. बच्चे 20 and 19 age, when it comes to your making money, so it's not about how people make money. You should have skills. If you are good in computer applications, you can make applications for someone, then you can apply for these things. मैम आगे की क्लास भोजपुरी में लगा है. भोजपुरी में बोले, हमका भोजपुरी नहीं आता है. थैंक यू सो मच मैम. इट्स ओके बच्चे. हमको एक बच्चा कह रहा है मैडम भोजपुरी में क्लास लो. हाँ कैसा भोजपुरी लगा ले. मनोज तिवारी का क्लास में आए हो का? मनोज तिवारी का क्लास में आए हो तुम लोग, जो भोजपुरिया हम तुमको बोल के सुनाए क्लास में. हाँ मनोज तिवारी के क्लास में आए हो का? पहले पढ़ने नहीं आते हैं, बाद में आके भोजपुरिया की डिमांड करते हैं. पहले लेट आएंगे, फिर डांट भी नहीं खाना चाहते हैं, डिमांड रखेंगे कि हम भोजपुरी सुनना चाहते हैं, मैडम भोजपुरिया में पढ़ाइए. तो आंट जेनिफरिवा जो थी वो का चाहती थी? आंट जेनिफरिवा चाहती थी कि वो का ना करे, जेंडर ऑपरेशन का शिकार ना बने. उसके लिए का की आंट जेनिफर? बहुत बढ़िया एकदम पीले रंग का सुंदर सा टाइगर बनाई. उन टाइगर का हुआ? टाइगर एकदम स्ट्रांग थे. वो बहुत ऐसे डगमग करके चल रहे थे जंगलों में. एकदम मजेदार हवा चल रही है. भोजपुरिया में नू मजा आ रहा है. आए नो पहाड़ी हाँ जी आती है. हाँ जी बच्चे, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग. तुम भोजपुरी बना दो मुझे. देखो कैसे दतियाँ फाड़ के हंस रहे हैं कमेंट सेक्शन में. हाँ जी बच्चे ये इम्पोर्टेंट है. इफ़ यू हैव दीज थिंग्स इन योर सिलेबस देन यू कैन check these questions once. Okay, अच्छा सारे बिहारी बाबू बोल पड़े भैया क्लास में. अभी तक कौनो नहीं बोल रहा था, सब चुप होके बैठे थे. एकदम सब एकदम ऐसे चुप होके बैठे थे. जैसे ही हम भोजपुरी में पढ़ाना शुरू करे, देखो फटाफट कमेंट्स आने शुरू हो गए. ये देखो कैसे लिख रहे हैं. ओके बच्चे सत्य. चलो सो वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. अरे वाह, हम भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. हमका क्या मिलेगा? हमको बाटी चोखा खाने को मिलेगा का भोजपुरिया बोल के? हम कोनो भाषा में भी पढ़ा सकते हैं. गढ़वाली में पढ़ाओ. मज़ा आ रहा है. अरे क्या बात है भैया, मज़ा आ रहा है. हमको जब मन अकेडमी का टीम पकड़ के बोलेगा मैडम ऐसा है, घर बैठिए आप, भोजपुरिया में मनोज तिवारी के गाने सुनिए, आप छोड़िए ये पढ़ाना लिखाना नहीं आपके बस का है, आप जाने दीजिए, हम पढ़ा लेते हैं, आप जाके आराम करिए. कौनो ज़रूरत नहीं है आपको तनख्वाह लेने का, आप डिज़र्व ही नहीं करती हैं. अब बैठिए, हम पढ़ा लेते हैं. तब उस टाइम पे बचवा लोगों को हमें हंसी आएगा. मज़ा आवेगा. आ गवा, मज़ा आ गवा भैया, मज़ा आ गवा.
चलो भैया, चलो यार वे, चलो जोक्स अपार्ट। सो हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। जो भी बच्चे अनअकैडमी पे भी पढ़ना चाहते हैं, सो दे कैन ऑल्सो कम जॉइन द सेशन। आई टीच एवरी डे एट 9 PM। क्या हो रहा है पढ़ाई? हाँ जी, मैं भी अनअकैडमी ज्वाइन करूँगा, हमें भी मज़ा आएगा तब। हाँ, यू कैन कम। नहीं, आपका कहे जाए का है, हमका काहे जाए का है, हमारा क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। अनअकैडमी की तिवारी मैम। चलो बच्चे यार, बाय। जो भी आ सकते हैं यार, अनअकैडमी पे आ जाना इंग्लिश टीचर की तरह। अच्छा, चलो ओके बच्चा, चलो भैया, बाय बाय, लव यू। और यार सेशन ख़त्म करते हैं।